इस वीडियो में हम बात करेंगे एटिलैक्टेसिस में क्या इलाज दिया जा सकता है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या की जा सकती है और घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो एटिलैक्टेसिस के इलाज के बारे में हम बात करते हैं। तो एटिलैक्टेसिस की लक्षण और कॉम्प्लिकेशन से इसका इलाज डिसाइड होता है कि पेशेंट को क्या इलाज दिया जा सकता है। इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर पेशेंट को आया है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से या कोई भी इन्फेक्शन की वजह से एटिलैक्टेसिस की दिक्कत आई है तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। फिर रेयर केस में पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूशन या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा जाता है। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। फिर ब्रोंकोस्कोपी ट्रीटमेंट होता है जिसमें एक स्मॉल ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब, वो इंसर्ट करते हैं नाक से या फिर आपके मुंह से आपके लंग्स तक, और जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी स्कार टिश्यूज है, उनको निकालते हैं बाहर। इससे सैंपल भी ले सकते हैं, मतलब इसका बीमारी का पता भी किया जा सकता है, और इसी टेक्निक से ब्रोंकोस्कोपी से जितना भी फॉरेन और म्यूकस है उसको क्लियर किया जा सकता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। फिर ड्रेनेज, अगर एटिलैक्टेसिस की बीमारी प्लूरल इफ्यूजन न्यूमोथोरिक्स की वजह से हुआ है, यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया है आपके प्लूरल कैविटी के अंदर, यानी प्लूरल कैविटी में एक्स्ट्रा प्लूरल फ्लूइड भर गया है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एयर की वजह से क्या होता है ना, एटिलैक्टेसिस हो जाता है। तो एटिलैक्टेसिस का इस एक्स्ट्रा फ्लूइड का ड्रेनेज किया जा सकता है। तो ये ड्रेनेज का भी एक ट्रीटमेंट है, एक जरिया है एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने का। तो एक जो थिन नीडल होती है, बिल्कुल थिन, इंसर्ट करते हैं आपके बैक से या रिब्स में, आपके फ्लूइड जो भी है वो उन सबको निकालते हैं, एक्स्ट्रा एयर, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। फिर ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशंस दिया जाता है ताकि जो आपकी एयरवेज है वो ओपन रहे, बंद ना हो। तो इसके लिए जाके डायलेट हो सके आपके ब्रोंकियल जो वॉल्स है, जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल्स है, जो भी ब्रोंकोल का है वो सब डायलेट हो सके, तो इसके लिए मेडिसिन दी जाती है। उसके अलावा अगर पेशेंट्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है, पेशेंट के लक्षण बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर भी दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन दी जाती है, ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब से दी जाती है ये, आप ताकि आपकी लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो सके और पेशेंट को सिवियर और कंडीशन दिक्कत नहीं आ सके, उसके लिए पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर दिया जाता है लंग्स में। सर्जरी की हम बात करते हैं तो एटिलैक्टेसिस में अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, सिवियर कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, तब लंग सर्जरी होती है, यानी लोबैक्टोमी होती है या फिर सेगमेंटल रिसेक्शन करते हैं ताकि आपके लंग्स जो है वो वापस नॉर्मल हो सके, वापस वो कोलैप्स ना हो, और जो डैमेज हो गया है पोर्शन लंग का उसको रिमूव करते हैं, यानी लोबैक्टोमी सेगमेंटल रिसेक्शन से करते हैं। उसके बाद जब सर्जरी होती है तो उसके बाद 4 चीजें ऐसी है वो करना बहुत जरूरी ताकि एटिलैक्टेसिस बार बार ना हो आपको। तो इंसेंटिव स्पैरोमेटर दिया जाता है, ये आपको मार्केट में मिलता है। स्पैरोमेट्री में आपको क्या होता है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक मेडिकल डिवाइस है जिसमें आपका ब्रीथिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ये एक तरह के ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए। उसके साथ साथ आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, और अगर कफ बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो उसके लिए कुछ पोजीशंस होती है, पोस्चर ड्रेनेज टेक्निक होती है, जिसके बारे में हमने बात करेंगे हम आगे, वो आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ आपका कफ आपको बार बार निकालते रहना है, एफर्टलेसली, एफर्ट मतलब ज्यादा प्रेशर लगा के आपको कफ को जितना स्पूटम आप म्यूकस बाहर निकाल सकते हैं उतना छाती में से, फेफड़ों में से बाहर निकालना। फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी की हम बात करते हैं तो चेस्ट फिजियोथेरेपी में इतनी टेक्निक्स होती है, ऐसी टेक्निक्स ताकि आप डीप ब्रीथ कर सके, आपकी जो सर्जरी हुई है उसके बाद आपका जो लंग है वो वापस कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट किया जाता है चेस्ट फिजियोथेरेपी का। चेस्ट फिजियोथेरेपी में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती है और स्पैरोमेट्री दी जाती है। तो स्पैरोमेट्री से क्या होता है, आपके लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आपकी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, साथ ही साथ आपका कफ जो है जितना भी सिक्रीशंस भर रखा है वो बाहर आता है, ये इंक्रीज करता है आपके लंग के वॉल्यूम को। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स है, कपिंग टेक्निक्स, हपिंग टेक्निक्स, एसीबीटी टेक्निक,
पोस्चरल ड्रेनेज टेक्निक से आपका जो है ब्रीथलेसनेस की जो प्रॉब्लम है, लंग्स को कोलैप्स होना, आपको प्रॉपर शॉर्टनेस नहीं आना, मतलब ब्रीथ प्रॉपर नहीं आप कर पा रहे हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, इन सब की दिक्कत से आप छुटकारा पाते हो। तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंप्रूव करता है आपकी लाइफ की क्वालिटी को। अगर आपको ब्रीथनेस हो रही है, शॉर्टनेस हो रही है ब्रीथ की, तो आप वो उसको कम करता है, मतलब आपकी ब्रीथ वापस नॉर्मल करता है, आपकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आप बार बार हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, बार बार आपको लंग कोलैप्स की दिक्कत ना है, वो डिक्रीज करता है। साथ ही साथ आपको इम्प्रूव करता है कि आप अच्छे से ब्रीथिंग कैपेसिटी कर सके, आपके लंग वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में है पहली डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। इसमें आप सीधा लेट के भी कर सकते हैं या फिर बैठ के भी कर सकते हैं। तो आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना है। उसके बाद आपको अपना एक हाथ छाती पे रखना है और एक हाथ अपने पेट पे रखना है। फिर आपको क्या करना है, नाक से लंबी सांस खींचनी है और मुंह से छोड़नी है। नाक से लंबी सांस खींचनी है, होल्ड करके रखना है, मुंह से छोड़नी है। सब एक्सरसाइज आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है और हर एक्सरसाइज आपको 10 बार तो एटलीस्ट करनी ही है, और हर एक बार में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। दूसरी पर्ज लिप ब्रीथिंग। पर्ज लिप ब्रीथिंग में आप बैठ जाएंगे, कंफर्टेबली अपनी बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, नाक से आप लंबी सांस गहरी खींचेंगे, 2 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर मुंह से आप बाहर निकालेंगे एक्सेल करके, मुंह से बाहर छोड़ेंगे पर्स्यू लिप्स करके, मतलब लिप्स को बिल्कुल ऐसे खोल के आप मुंह से बाहर सांस निकालेंगे 4 सेकंड्स के लिए। यानी 2:4 के रेशियो में आपको एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग में क्या करना है, आपको नाक से ही अंदर सांस, लंबी गहरी सांस खींचनी है, होल्ड करके रखना है आपको अपने छाती में सांस को 5 सेकंड 10 सेकंड तक, जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। फिर मुंह से छोड़ना है, आप नाक से भी छोड़ सकते हैं, पर डीप ब्रीथिंग में क्या करना है, लंबी गहरी सांस नाक से खींचनी है और होल्ड करके रखना है। कोऑर्डिनेटेड ब्रीथिंग। कोऑर्डिनेटेड ब्रीथिंग में क्या करना है, आपको एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी नॉर्मल एक्सरसाइज के साथ आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है ब्रीथिंग एक्सरसाइज का। जैसे आप बाइसेप्स कर्ल की बात करते हैं, यानी अपनी कोहनी को मोड़ना। जब हम कोहनी को सीधा रखते हैं, बिल्कुल हाथ सीधा है, तो आपको लंबी गहरी सांस अंदर खींचनी है। फिर जब आप कोहनी पूरी मोड़ रहे हो, पूरे एंड तक लेके आ रहे हो, यानी एल्बो को बेंड कर रहे हो, बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, तो आपको मुंह से सांस छोड़नी है। यानी जब आपकी कोहनी सीधी होगी तो लंबी गहरी सांस खींचनी है, और बिल्कुल कोहनी पास में लेके आओगे, मोड़ लोगे कोहनी को अच्छे से, तो आपको मुंह से छोड़ना है। तो ऐसे 10 बार करना है आपको। फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक अंगूठे से आपको एक नाक को बंद कर लेना और दूसरी नाक से आपको लंबी गहरी सांस खींचनी है। उसके बाद आपको उंगली से उसी नाक को बंद कर देना और दूसरे नाक से एक्सहेलेशन करना है। ऐसे ऑल्टरनेट करना है दोनों नाकों का 10-10 बार, दोनों नोस्ट्रल से। इंसेंटिव रेस्पिरेटरी स्पायरोमेट्री। ये स्पायरोमीटर होता है, ये एक तरह का डिवाइस है जिसमें क्या होता है, 3 बॉल होती है, रेड, येलो और ग्रीन बॉल। तो जब आप इस माउथ पीस को, स्पायरोमीटर का जो माउथ पीस होता है, उसको आपको अपने मुंह में रखना है और मुंह से लंबी गहरी सांस खींचनी है। आपको अपनी तीनों बॉल उठानी है, जो रेड येलो ग्रीन बॉल है वो आपको पूरी उठानी है, होल्ड करके रखना है एक पॉइंट पे। जब वो पूरी उठ जाएगी 2 सेकंड 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर नीचे लाना, रिलैक्स। ऐसे 10-15 बार करना है आपको, हर 2-2 घंटे में ये एक्सरसाइज करनी है। फिर आप स्पायरोमीटर को पूरा उल्टा कर देंगे, सेम माउथ पीस को माउथ के अंदर डालेंगे, फिर माउथ पीस को माउथ में रखने के बाद आप एक्सेल करेंगे, यानी मुंह से फू करेंगे, मुंह से सांस बाहर निकालेंगे। जब स्पायरोमीटर सीधा रहेगा तो मुंह से अंदर लंबी सांस खींचनी है, जब स्पायरोमीटर आप उल्टा करेंगे तो मुंह से बाहर निकालनी है, यानी एक्सेलेशन करना है। तो सब ये आपको दिन में हर 2-2 3-3 घंटे के बाद करनी है, 10-15 बार। फिर कफिंग टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं। तो कफिंग टेक्निक्स है जिसमें आपको जितने भी आपके लंग्स में सिक्रीशंस है, वो सब, जो भी कफ है, स्पूटम है, म्यूकस भर रखा है, वो सब आपके लंग्स से एयरवेज तक आए, सेंट्रल एयरवेज तक, और वहां से आप फोर्सफुली उसको बाहर निकाल सके। तो कफिंग टेक्निक्स में क्या होता है, आपको कंफर्टेबली आपको बैठ जाना है। शुरुआत में तो आपको नॉर्मल ब्रीथ करनी है, यानी नाक से अंदर सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, ऐसे 5-6 बार करना है। फिर उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रीथ के बाद डीप ब्रीथ करना है, यानी नाक से लंबी गहरी सांस खींचनी है, 2 सेकंड 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, मुंह से छोड़ना है। ऐसे आप 4-5 बार करेंगे। फिर उसके बाद आप लंबी गहरी सांस खींचेंगे और उसके बाद जोर से खांसी की आवाज करके कफ को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आप एक बार में 2 खांसी करेंगे, यानी आपने लंबी गहरी सांस खींची और
ऐसे इस तरीके से आप फोर्सफुली कफ करेंगे, ताकि क्या होता है जो भी सिक्रीशंस आपके चेस्ट में कफ जो भी लंग्स में भर रखा है, फेफड़ों में भर रखा है, वो आपके गले तक आएगा, सेंट्रल एयरवेज तक आएगा और इजीली आप कफ से उसको बाहर निकाल सकते हैं। आपको हमेशा जब भी आपको लग रहा है कफ आ रहा है मुझे, तो आपको उसी समय ड्रेन करके आना है, कफ को बाहर निकाल के आना है। यानी अपने अंदर नहीं, आपको कफ को लेके जाना, हमेशा बाहर फेंकना है कफ को। इसके साथ साथ आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करते रहना है नॉर्मल, और ये आपको हर 3-4 घंटे में करनी है एक्सरसाइज। फिर है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक्स। ये भी एक तरह की कफिंग जैसे रिलेटेड है, पर इसमें कफ नहीं करना, आपको हफ की आवाज निकालनी है। ये भी आपके म्यूकस, आपको जो भी स्पूटम चेस्ट में भरेगा उसको क्लियर करता है, आपके एयरवेज को क्लियर करता है, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, आपकी छाती में दर्द नहीं हो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी एटिलैक्टेसिस में, जो भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, वो आपके सब ठीक हो सके। तो इसमें भी शुरुआत में ब्रीथिंग कंट्रोल करना है, यानी नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, नाक से अंदर सांस खींचनी, मुंह से छोड़नी नॉर्मल 4-5 बार। फिर डीप ब्रीथ करनी है, सेम वैसे ही नाक से लंबी गहरी सांस खींचनी है, होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक, फिर मुंह से छोड़ना है, ऐसे 5-6 बार करेंगे आप। फिर हफिंग, इसमें क्या करना है, वापस नाक से लंबी गहरी सांस खींचनी है और मुंह से हफ की आवाज निकालते हुए, हो करते हुए आपको बाहर निकालना अपनी सिक्रीशंस को। तो पहली पे टेक्निक में कफ करा था, यानी हमने खांसी करी थी, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में हमने फोर्सफुल कफ किया था। अब इसमें क्या करना है, फोर्सफुल हफ करेंगे। इसमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन में हम क्या करेंगे, फोर्सफुल हफ करेंगे। तो लंबी गहरी सांस खींचेंगे, और कभी तो एक धीरे से छोटा पर लंबी हफिंग करेंगे, और फिर बहुत तेज का हफ पर छोटा सा हफ करेंगे, यानी शॉर्ट लॉन्ग हफ और बिग शॉर्ट हफ करेंगे। फिर है पोस्टरल ड्रेनेज। पोस्टरल ड्रेनेज चेस्ट फिजियोथेरेपी का पार्ट है। इसमें परकशन, वाइब्रेशन, शेकिंग, ये 3 टेक्निक होती है, ताकि जो आपके सिक्रीशंस है जो चिपक गए हैं वो लूज हो सके और इजीली आपके गले तक आ सके, सेंट्रल एयरवेज तक आ सके, और इजीली आप उसको बाहर निकाल सके। तो पोस्टरल ड्रेनेज एक तरह का एयरवे क्लियरेंस टेक्निक है, जो आपके लंग्स में, फेफड़ों में जो भी म्यूकस भर गया, कफ भर गया, उसको रिमूव करता है, उसको हटाता है। तो इसमें क्या होता है, पोजीशनिंग होती है अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। तो वहां एरिया का सेगमेंट्स में जो भी आपका सिक्रीशंस भर गया वो ड्रेन करते हैं, ताकि आपके लंग्स वापस कोलैप्स ना हो सके, वापस लंग्स अच्छे से आप ब्रीथिंग कर सको। इसके लिए इसमें कॉम्बिनेशन होता है चेस्ट परकशन का, चेस्ट वाइब्रेशन का और चेस्ट शेकिंग का। इसमें क्या करते हैं, चेस्ट परकशन करते सबसे पहले, इसमें आपको हाथ की पोजीशन इस तरह से रखनी है, यानी कप्ड हैंड्स बनाना है। इसमें क्या करना है, आपका जो फिंगर्स के टिप्स है और आपका जो बेस है आपके पाम का, वो पेशेंट के सरफेस पे टच होगा। जो आपका बीच वाला हिस्सा है, जो गड्ढा बनता है, वो टच नहीं होगा, वो उभरा हुआ रहेगा, वो पेशेंट की स्किन पे टच नहीं होगा। इस तरह से आपको कप्ड हैंड, दोनों हाथों का कप हैंड बना के ऑल्टरनेटिवली पेशेंट्स की चेस्ट पे स्ट्राइक करना है। यानी एक हाथ अगर लेफ्ट वाला आपने रख रखा है तो राइट उठा हुआ रहेगा। तो एक रिदम के फॉर्म में आपको कपिंग इस तरह से चेस्ट परकशन करना है कप्ड हैंड से। फिर है परकशन टेक्निक्स, बहुत तेज की नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरह से होनी कि पेशेंट को कंफर्टेबल भी लगे और रिदम के फॉर्म में भी लगे। इसमें पेशेंट को तेज दर्द नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट। अगर पेशेंट को का बहुत ज्यादा फटी रुकी स्किन है या बहुत ज्यादा क्रैक आ रखी स्किन में, तब नहीं करना उस जगह पे। अब वाइब्रेशन, अब मतलब परकशन आपको करना है 10 मिनट तक लगातार कप्ड हैंड से, ऑल्टरनेटिवली चेस्ट पे स्ट्राइक करना है। फिर उसके बाद आपको वाइब्रेशन देना है। वाइब्रेशन में क्या करना है, बिल्कुल सीधा हाथ रखना है पेशेंट की चेस्ट पे, वॉल पे, चेस्ट पे, यानी इसमें कप्ड हैंड्स नहीं बनेगा, बिल्कुल फ्लैट हैंड रहेगा। एक हाथ पे दूसरा हाथ रखना है और एक हाथ आपका पेशेंट के चेस्ट पे रहेगा, यानी एक हाथ पेशेंट की चेस्ट पे रखना है और दूसरा हाथ अपने हाथ पे रखना है। फिर आपको अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। आपको अपने हाथों के फिंगर्स का जोर नहीं देना, आपको अपने शोल्डर्स या आर्म से प्रेशर देते हुए वाइब्रेट करना और साथ ही में शेक करना है पेशेंट के चेस्ट को। ये भी आपको 10 मिनट तक करना है। अब हम बात करते हैं आप घर पे इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो एटिलैक्टेसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसी समय आप रोक दे, स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है। अपना वेट बढ़ा हुआ अगर आपका, तो अपने वेट को कम करने की कोशिश करनी है, हेल्दी वेट रखना है अपनी बॉडी का। साथ ही साथ रोज आपको डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज बताइए वो आपको डेली करनी है।
अपने एयर फ्लो को मेंटेन करके रखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकेशन लेना बहुत जरूरी है। अब अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। साथ ही साथ आपको सीधा बैठना है, मतलब पीछे आप तकिया रख लेंगे और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट और रिलैक्स करके आप सीधा बैठेंगे। कोशिश करेंगे सीधा बैठने की, जितना हो सके आपको सीधा नहीं लेटना, आपको बैठने की कोशिश करनी है। स्पैरोमेट्री, इंसेंटिव स्पैरोमेट्री है जिसके बारे में हमने बताया था, वो आपको हर 2-2 घंटे में करना है। आपको लंबी लंबी गहरी सांस खींचनी है और तीनों बॉल उठाने की प्रैक्टिस करनी है। आपको हर 2-2 घंटे में स्पैरोमीटर करना है। एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, साथ में आपको एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ साथ नॉर्मल बॉडी एक्सरसाइज भी करनी है, नॉर्मल बॉडी के मूवमेंट्स करने हैं आपको। वॉकिंग डेली करनी है आपको। शुरुआत में आप 5 मिनट चलेंगे, फिर थोड़े दिनों बाद आप अपना 10 मिनट का टाइम बढ़ाएंगे, फिर 15 मिनट, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपने टाइमिंग को बढ़ाना है। यानी पहले दिन आप 5 मिनट ही वॉक करेंगे, फिर आपको जितना कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से अपने ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे हर नेक्स्ट डे। फिर आपको रेस्ट प्रॉपर करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो एक्सरसाइज जितना कर रहे हैं आप उतना ही रेस्ट बहुत जरूरी है। प्रॉपर रेस्ट करना, प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस फ्री रखना आपको अपनी बॉडी को, इमोशनली और मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा ये सब करते रहना है आपको, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। आपको पानी ज्यादा पीना, अपनी बॉडी को हाइड्रेशन रखना, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, ज्यादा पानी पीना है आपको। अच्छी डाइट देनी है, अच्छा खान पीन करना है। साथ ही लंबी देर तक खड़े रहना, लंबी देर तक बैठे रहना, लंबी देर तक सोते रहना नहीं करना है आपको, अवॉइड करना है ये चीजें। बैठना है आपको, थोड़ी थोड़ी देर में आपको वॉकिंग करनी है। भारी भारी सामान नहीं उठाना ताकि आपके चेस्ट पे, लंग्स पे प्रेशर ना पड़े। भारी सामान नहीं उठाना है और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी खुद को एक्टिव रखना है। थैंक यू।